नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कविता 4 समय का मूल का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता समय का मूल मैंने पढ़ा दी और समझा भी दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम इसके अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान को पूरा करेंगे और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी पूरे करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जो कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के रूप में है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। आइए देखते हैं। ईंटों से बनते हैं। ईंटों से क्या बनते हैं? अगर आपने पुस्तक का ये कविता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ईंटों से घर बनते हैं। ईंटों से क्या बनते हैं? घर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बूंदों से बनते हैं। बूंदों से क्या बनते हैं? बूंदों से सागर बनते हैं। बूंद बूंद मिले तो सागर बन जाते हैं, ये कविता में बताया गया है। आगे देखते हैं। कण-कण मिट्टी से बनती है। कण-कण मिट्टी से क्या बनती है? कण-कण मिट्टी से हमारी पृथ्वी बनती है। कण-कण मिट्टी से हमारी पृथ्वी बनती है। आगे देखते हैं। इसके लिए सबसे सही नाम होगा। इस कविता के लिए सबसे सही नाम क्या होगा? समय का महत्व। आगे देखते हैं। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? समय अनमोल होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता है। समय आता जाता रहता है। समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं। तो इससे क्या मिलती है? समय अनमोल होता है, या फिर समय से पहले कुछ नहीं होता है। समय आता जाता रहता है। समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है, समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं। अब हम इसे करते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, कुछ आपकी कविता से संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये शब्द किसके समानार्थक हैं? कविता में से चुनकर लिखो। समानार्थक का मतलब होता है एक समान उत्तर अर्थ वाले, एक समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ एक समान होता है। जैसे पहला शब्द दिया गया हमें फूल। फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं और सुमन भी कह सकते हैं। सागर, सागर को समुद्र और जलधि भी कहते हैं। घर, घर को मकान और आवास भी कहते हैं। इसके अलावा हम ग्रह, भवन, भुवन ये शब्द भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। भूमि, भूमि को हम धरा, धरती, भू ये सब भी कहते हैं। जल, पानी, नीर, नीरज, नीरज इन सब को भी कह सकते हैं। दर, दर का मतलब है मूल्य या फिर कीमत। अगला प्रश्न है। शब्द के इस रूप से व्यक्ति या वस्तु एक या अधिक होने का पता वस्तु या व्यक्ति के एक या अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एक है या एक से अधिक है, उसके बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमारे वचन कहलाते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन में हम एक चीज के बारे में बताते हैं और बहुवचन में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। एक से अधिक जितनी भी चीजों के बारे में बताया जाएगा वो बहुवचन में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है घड़ी, तो ये एक घड़ी है। घड़ियाँ बहुत सारी घड़ियाँ हैं। फुहार, फुहारें। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जिन शब्दों के पीछे कोई मात्रा नहीं लगी होती है, जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो एक ही मात्रा के साथ ये अंकी बिंदी लगाई जाती है। ये लगभग सभी शब्दों के साथ होता है।
जैसे यहाँ पर है ईंट, ईंटें, गुलदस्ता, गुलदस्ते। और दूसरी बात है, जिसके पीछे आ की मात्रा लगी होती है उसके पीछे बहुवचन बनाते हुए, जिसके पीछे आ की मात्रा लगी होती है उसके पीछे बहुवचन बनाते हुए बिंदी नहीं लगाई जाती, यानी कि अंक की बिंदी नहीं होती। जैसे यहाँ पर दिया गया है गुलदस्ता, गुलदस्ते। यहाँ पर जो पहले वाला नियम बताया मैंने, पेंसिल, इसके पीछे कोई मात्रा, ला के पीछे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो इसके बहुवचन बनाते हुए हमें एक ही मात्रा के साथ अंक की बिंदी लगानी पड़ेगी। बूंद, बूंदें, कांटा, कांटे। कांटा के पीछे आ की मात्रा लगी है तो इसका बहुवचन बनाते हुए हमने अंक की बिंदी नहीं लगाई है। वही पत्ते के साथ है, पत्ता के साथ है पत्ता, पत्ते। तो ये ध्यान रखिए आप कि जिस शब्द के पीछे या जिस वर्ण में आखिरी वर्ण के पीछे कोई मात्रा नहीं लगी होगी तो उसमें बहुवचन बनाते हुए एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगाई जाएगी, और जिसमें आ की मात्रा लगी होगी उसमें बहुवचन बनाते हुए एक ही मात्रा के साथ अंक की बिंदी नहीं लगाई जाएगी। अब आगे देखते हैं इसका प्रश्न। अब इसका है तीसरा प्रश्न। इनके 3-3 शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं हम इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर हम कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे 2 शब्द होते हैं, जिसमें 2 वर्ण होते हैं, जिसमें एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा होता है। जैसे ये इन 2 वर्णों में ये सा आधा है और ता पूरा वर्ण है। यहाँ पर का आधा है और या पूरा वर्ण है, तो इन्हें हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिए। क्योंकि ये 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला होता है आपका संयुक्त व्यंजन, दूसरा संयुक्त वर्ण और तीसरे को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण जो हमारे क्षत्र ज्ञानी होते हैं उन्हें कहते हैं। तो एक बार वो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आखिरकार होते क्या हैं। जैसे यहाँ पर है आधा सा और ता, स्ता, तो शब्द बनते हमारे गुलदस्ता, सस्ता, रास्ता। आधा टा, पूरा टा, मिट्टी, गिट्टी, कट्टर, खट्टर। आधा, यहाँ पर दा आधा और धा पूरा होता है, तो बुद्धि, बुद्धिमान, वृद्ध। आधा माँ, पूरा माँ, इन्हें हम द्वित व्यंजन कहते हैं। सम्मान, मम्मी, पम्मी। आधा ता, पूरा ता, पत्ता, पत्ती, रत्ती। ये हमारे द्वित व्यंजन और संयुक्त अक्षर या हम इनके संयुक्त व्यंजन भी। अब हमारा इसका प्रश्न नंबर 2 है। ये थोड़ा आगे पीछे लिखे हैं मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसमें हमें बताया गया है शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों के दोनों अर्थों से एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। 2 अर्थों में प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि उनके अर्थ एक जैसे रहते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो एक शब्द के 2 नाम होते हैं पर उनका अर्थ एक होता है। पर ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो लिखा हुआ रूप है वो एक जैसा होता है पर उसका जो वास्तविक अर्थ है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है अनेक और उसके साथ जुड़ा हुआ है अर्थ, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होना। यहाँ पर पहला दिया गया है फूल। फूल जो है वो एक पुष्प को भी कहते हैं और फूल जो एक क्रिया है जो कि हमारा फूलना है। जैसे बाग में पुष्प खिले हैं, भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। पर हम जब बोलते हैं, कोई चीज़ कहना चाहते हैं, उसमें हम बीच में किसी को रोकते हैं तो हम कहते हैं ना परंतु। और दूसरा पर का मतलब होता है पंख। दूसरे पर का मतलब पंख होता है, यानी कि आज मैंने पकौड़े बनाए थे पर वह आया ही नहीं, या किसी को बुलाया था वो आया नहीं। चिड़िया के पर बहुत सुंदर, पंख बहुत सुंदर है। तीसरा है हमारा जल। जल यहाँ पर है तो पानी को हम जल कहते हैं। दूसरा कि हम अगर किसी चीज़ से जल जाते हैं तो वो क्रिया वाला जल है। मुझे पीने के लिए जल दे दो, तो ये पानी हुआ। और दूसरा जो एक क्रिया है, आग से बचकर काम करना नहीं तो जल सकते हो, ये हमारा जलना वाली
क्रिया है। ये हैं इसके भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो आइए प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। कविता 4, समय का मूल। इससे पहले मैंने इसी वीडियो में आपको भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य कराया। हम इसके मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए देखते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है, क्योंकि फूल से फूल मिले तो गुलदस्ता बन जाता है। घर कैसे बनता है? ईंट से ईंट जोड़ने से घर बन जाता है। जब हम एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते हैं तो बहुत बड़ा सुंदर घर बन जाता है। तीसरा है इसका, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? यानी कि जो समय का छोटा छोटा सा पल होते हैं, समय, छोटे छोटे समय को जोड़ने से हम क्या बना सकते हैं? पल पल जुड़ने से युग बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ा समय बन जाता है। अगर मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट को जोड़ती हूँ तो उससे घंटे बनते, घंटों से दिन बनते और दिनों से महीने, महीनों से साल बन जाते हैं और ऐसे ऐसे युग बन जाते हैं। बुद्धिमान कौन कहलाता है? जो व्यक्ति समय का महत्व वास्तव में इस तरीके से लिखा जाता है, महत्व में दोनों ता आधे आते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है वह बुद्धिमान कहलाता है। यानी कि जिसने समय का महत्व समझ लिया कि समय कितना उपयोगी है, उसे हमें किस प्रकार उपयोग करना है, हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि एक कहावत भी है कि समय बीतने के बाद कार्य करने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब है इसके लिखित प्रश्न। आपके इस कविता में 2 भागों में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। एक है आपका मौखिक भाग और दूसरा लिखित भाग। और लिखित भाग में पहला प्रश्न है, गुलदस्ता किसे कहते हैं? बहुत सारे फूलों, पत्तियों और मयूर पंख की डालियों को मिलाकर फूलों का एक समूह बनाया जाता है, उसे गुलदस्ता कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, बुके कैसे बनता है? इसमें बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, मयूर पंख की पत्तियां लगी होती हैं, इन सबको मिलाकर हमारा गुलदस्ता बनता है। जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बनता है? तो जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो सागर बनता है। आपने देखा है ना कि हम एक एक बूंद अगर किसी में डालते रहते तो वो जगह पूरी भर जाती है या वो बर्तन भर जाता है। तो जल की अनेक बूंदें मिल जाने से सागर बनता है। आगे देखते हैं, पल और युग में क्या अंतर है? पल और युग में अंतर क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि पल पल मिले तो युग बन जाता है, तो इसका मतलब हुआ पल समय के छोटे भाग को कहते हैं और युग समय के छोटे छोटे पलों से मिलकर बना एक बड़ा भाग होता है। यानी कि पल जो है वो छोटा सा समय है, छोटा समय पल है, और जो छोटे समय को मिलाकर हम बड़ा समय बना लेते हैं। जैसे सेकंड से मिलकर मिनट बनता है, मिनट से मिलकर घंटा बनता है, उसी तरीके से छोटे छोटे पलों को मिलाकर हम युग बनाते हैं। तो ये हैं हुए आपके कविता 4 के भाषा ज्ञान, अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि आपको ये उपयोगी लगे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।